बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है सिंथेटिक सीड, या इसको हिंदी में बोल देते हैं संश्लिष्ट बीज। तो सिंथेटिक सीड्स क्या होते हैं, इनका प्रोडक्शन या उत्पादन किस तरह से किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। तो नॉर्मली क्या होता है भाई, जो सीड है या बीज है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, पौधों के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के फलस्वरूप बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बीज निर्माण में कई वर्ष लगा देते हैं। ठीक है ना, या फिर कुछ पौधों के अंदर जो बीज है उनके अंदर का जो भ्रूण या एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों के अंदर हम लोग सिंथेटिक सीड या संश्लिष्ट बीज का निर्माण करके ये जो प्रॉब्लम है इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय की बात करें तो सिंथेटिक सीड को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं अभी। तो इसमें हमें प्रोपेगेशन के लिए यानी प्रवर्धन के लिए प्लांट टिश्यू या पादप उत्तक की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए कौन सा प्लांट टिश्यू या पादप उत्तक हम लोग ले सकते हैं, तो इसमें सोमैटिक एम्ब्रियो का एक भ्रूण हो सकता है, या फिर प्ररोष शिखागर यानी शूट एपेक्स हो सकता है, या फिर कोशिकाओं का कोई समूह हो सकता है। ठीक है ना, यानी सेल्स का कोई ग्रुप हो सकता है, उसको हम लोग प्रोपेगेशन मटेरियल के रूप में या प्रवर्धन सामग्री के रूप में इसमें लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर हम लोग कवर चढ़ाते हैं, किसका, जेल का। ठीक है, तो जेल के द्वारा कायिक भ्रूण या प्ररोष शिखागर या कोशिकाओं के समूह को हम लोग कवर कर देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, कैप्सुलीकरण। ठीक है, और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है या संरचना बनती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंथेटिक सीड या संश्लिष्ट बीज बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इन बीजों का जो निर्माण है वो कहाँ पे करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, लैब के अंदर करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इनको आर्टिफिशियल सीड या कृत्रिम बीज भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो बीज हैं या सीड हमने बनाए हैं आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से, इन बीजों के अंदर टोटीपोटेंसी या हम कह सकते हैं कि संपूर्ण पौधे के निर्माण की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यानी अगर हम इन बीजों को सॉइल के अंदर ग्रो करवाएंगे या उगाएंगे तो इनसे कंप्लीट प्लांट जो है या संपूर्ण पौधा जो है वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, उसमें रूट सिस्टम उसका उसका शूट सिस्टम सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन इन सीड्स का जो फॉर्मेशन है वो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, लैब के अंदर कर रहे हैं, बस यही अंतर होता है। अब जो नेचुरल सीड होता है ना, प्राकृतिक बीज, यानी कि जो बीज पौधों के द्वारा लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनाया जाता है, यानी ऐसा सीड जो प्लांट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट के रूप में बनाया जाता है उसको हम लोग नेचुरल सीड या प्राकृतिक बीज बोल देते हैं। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं या सीमाएं होती हैं, तो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली, आनुवंशिक विविधता का अनुरक्षण कठिन होता है ना, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या आनुवंशिक विविधता है उसको हम लोग अनुरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब जीनों के नए कम्बिनेशंस बनते हैं, है ना, न्यू कम्बिनेशंस या नए संयोजन बनते हैं, जिस वजह से जो आनुवंशिक शुद्धता है या जेनेटिक प्योरिटी है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक बीज उत्पादन के द्वारा आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते या अनुरक्षित नहीं कर सकते, या ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही कठिन है या हार्ड है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट ट्रीज या फल वृक्ष भी बोल सकते हैं, या फल वाले जो पौधे हैं वो ऐसे होते हैं जो कठिनाई से बीज उत्पन्न करते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर लेंगे, है ना, या फिर उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कम होगा, जिससे क्या होगा, उनके अंदर बीज का जो निर्माण है यानी कि सीड का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम होता है ना, तो उनको बीज उत्पादन में बहुत ही कठिनाई आती है। ठीक है, तो ये भी एक सीमा या लिमिटेशन है किसकी, नेचुरल सीड या प्राकृतिक बीज की। इसके अलावा जो एक लिंगाश्रयी पौधे होते हैं, है ना, एक लिंगाश्रयी कौन से होते हैं भी, डायोशियस प्लांट्स, यानी जिनमें नर पौधा मेल प्लांट अलग होता है और मादा पौधा यानी फीमेल प्लांट अलग होता है। ठीक है, इनमें बीज निर्माण के लिए यानी कि सीड प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है अभी, फीमेल प्लांट चाहिए होता है, यानी कि मादा पौधा चाहिए होता
है ना। बीज कहाँ पे बनेंगे, मादा पौधे के ऊपर बनेंगे, ठीक है। और ये जो फीमेल प्लांट्स हैं या मादा पौधे हैं वो बहुत ही कठिनाई से उपलब्ध होते हैं, है ना, बहुत ही हार्डली ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है नेचुरल सीड की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं या कीट होते हैं जो क्या करते हैं अभी, बीज के माध्यम से फैलते हैं, ठीक है। यानी कि बीज के अंदर होंगे या तो उनके जो स्पोर्स वगैरह हैं या माइक्रोब्स वगैरह हैं, या फिर वो बीज की सतह के ऊपर या सीड की सरफेस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऐसे बीज को या सीड को हम लोग सॉइल के अंदर ग्रो करवाएंगे या जर्मिनेट करवाएंगे तो उससे क्या होगा, जो पौधा विकसित होगा या प्लांट डेवलप होगा वो इन्फेक्टेड होगा, है ना, वो संक्रमित होगा उस रोग के द्वारा या कीट के द्वारा, ठीक है। तो बीज जनित रोगों व कीटों का जो खतरा है वो हमेशा बना रहता है ना। सीड बॉर्न जो डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स हैं उनका जो डेंजर है या खतरा है वो बना रहता है नेचुरल सीड्स में, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा कुछ बीज रहित फल बीजों के द्वारा परिवर्धित नहीं किए जा सकते, ठीक है। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब उनमें सीड ही नहीं बनेगा, बीज ही नहीं बनेगा, तो फिर हम बीजों के द्वारा यानी सीड्स के द्वारा उनका प्रोपेगेशन या प्रवर्धन कैसे कर पाएंगे। तो फिर उनमें हम लोग क्या करते हैं अभी, सिंथेटिक सीड या संश्लिष्ट बीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसकी, प्राकृतिक बीज या नेचुरल सीड की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, अभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा बीज प्रसुप्तावस्था की समस्या यानी सीड डोरमेंसी, आपको पता होगा जो भी सीड बनता है उसमें कुछ टाइम के लिए डोरमेंसी रहती है। डोरमेंसी का मतलब ये है कि कुछ टाइम के लिए वो जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, उसको सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्तावस्था बोल देते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके बीजों के अंदर लंबी अवधि तक प्रसुप्तावस्था पाई जाती है, यानी लॉन्ग टाइम तक डोरमेंसी रहती है, कई वर्षों तक डोरमेंसी रहेगी। तो इसका मतलब कई वर्षों तक ये जो सीड है या बीज हैं ये अंकुरित ही नहीं होंगे, है ना। तो ये भी एक समस्या रहती है जो नेचुरल सीड्स हैं या प्राकृतिक बीज हैं, ठीक है। अगर हम संश्लिष्ट बीज का निर्माण कर लें, सिंथेटिक सीड्स का उपयोग कर लें अगर अपने, तो हमने जो भी ऊपर वाली जो भी लिमिटेशंस हैं या सीमाएं हैं उनको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, है ना, या उनसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संश्लिष्ट बीजों के उपयोग से या सिंथेटिक सीड्स के यूज से ही संभव हो सकता है, ठीक है। अब इसको अपने थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अभी सबसे पहले जो सिंथेटिक सीड है वो कौन से ईयर में बने थे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो संश्लिष्ट बीज है ये 1970 के अंदर 1970 के अंदर बने थे। अब एक टर्म आती है एम्बलिंग, है ना, एम्बलिंग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होते हैं अभी। तो ऐसे पौधे जो सिंथेटिक सीड को सॉइल में ग्रो करवाने से उत्पन्न होते हैं, है ना, ऐसे प्लांट्स या पौधे जो अगर हम सिंथेटिक सीड लेकर, है ना, या संश्लिष्ट बीज लेकर उन्हें मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर ग्रो करवा लें तो उससे जो पौधे विकसित होंगे या प्लांट्स डेवलप होंगे उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टर्म एम्बलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एम्बलिंग टर्म यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दो साइंटिस्ट हैं अभी, हेज एंड गार्बर। तो हेज एंड गार्बर जो है 1919 के अंदर यानी 1919 में इन्होंने सबसे पहले मक्का की जो फसल होती है यानी कि जो मेज़ की क्रॉप होती है उसमें कमर्शियल फार्मिंग के लिए यानी व्यावसायिक खेती के लिए सबसे पहले संश्लिष्ट बीजों का के उपयोग का सुझाव दिया था, है ना। इन्होंने क्या कहा कि मक्का के अंदर अगर हम कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम लोग सिंथेटिक सीड्स का उपयोग कर सकते हैं। संश्लिष्ट जो वैरायटीज़ हैं या किस्में हैं उनका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले किसने दिया था अभी, हेज एंड गार्बर ने 1919 में यानी 1919 के अंदर ये सुझाव दिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जो सिंथेटिक सीड्स हैं या संश्लिष्ट बीज हैं इनका फ़ायदा क्या होता है। एक तो इनका जो साइज़ है या आकार है वो बहुत ही छोटा होता है ना। तो छोटा साइज़ होने की वजह से या स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनका जो स्टोरेज है यानी कि इनका जो संग्रहण है, ठीक है, या देखभाल करना, है ना, लुक आफ्टर, या हम कह सकते हैं इनकी केयर करना,
और इसके साथ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन करना इनका आसान होता है या इजी होता है। ठीक है, तो ये सिंथेटिक सीड या संश्लिष्ट बीज का एक फ़ायदा है या बेनिफिट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपने प्रिंसिपल या सिद्धांत की, कि हम लोग जो संश्लिष्ट बीज बनाते हैं या सिंथेटिक सीड बनाते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी संश्लिष्ट बीज या सिंथेटिक सीड के अंदर जो कायिक भ्रूण है या सोमैटिक एम्ब्रियो है उसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं, जेल की परत चढ़ाते हैं, है ना। जेल की एक लेयर जो है उसके चारों ओर सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण के चारों ओर चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब ये जो जेल है इसकी खास बात क्या होती है, इस जेल के अंदर भ्रूण के लिए आवश्यक जो भी आवश्यक मटेरियल होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए या भ्रूण के विकास के लिए, वो सारे के सारे इस जेल में उपस्थित होता है। ठीक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं, अभी पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसके अलावा वृद्धि नियामक ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इसके अंदर, कवकनाशी फंजीसाइड्स होते हैं, कीटनाशी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वह प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इस जेल के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमने नाम लिए हैं ये भ्रूण के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए यानी भ्रूण के सामान्य विकास के लिए ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब ये जो जेल है इसकी एक और ख़ास बात होती है, ये होता है जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्राडेबल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम सिंथेटिक सीड्स को सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं या मृदा के अंदर उसको उगाते हैं संश्लिष्ट बीज को, तो जो जेल होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है या विघटित हो जाता है। ठीक है, तो जेल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण होगा वो विकसित हो जाएगा इसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का जो जेल है वो क्या कहलाता है, जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल कहलाता है। तो इसका मतलब मृदा के अंदर या सॉइल के अंदर जो जेल है वो इजीली क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा या आसानी से अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टी या इसका गुण क्या कहलाता है, जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल। तो ये भी इसकी खास बात है। इसके अलावा जो जेल है वो और क्या करता है, अभी जो कायिक भ्रूण होता है यानी कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है इसके अंदर, ठीक है, उसकी केयर करता है, और इसके अलावा परिवहन के दौरान यांत्रिक क्षति से बचाता है। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग सिंथेटिक सीड का, तो जो मैकेनिकल इंजरी होती है ना, उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये जो जेल है किसको, कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो को। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो भी सिंथेटिक सीड कुछ इस तरह का होता है। ये आपको बिल्कुल सेंटर में पिंक कलर का दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, कायिक भ्रूण, है ना, या सोमैटिक एम्ब्रियो बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर, या फिर क्या हो सकता है, ये प्ररोशिखागर यानी शूट एपेक्स हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसके चारों ओर हम आप लोग देख सकते हो, ये चारों ओर जो है ये क्या है, इसका जेल है। और जेल कैसा होता है, अभी ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है ना, बिल्कुल पारदर्शी होता है ये। तो ये क्या है, सिंथेटिक सीड या संश्लिष्ट बीज है, या इसको कृत्रिम बीज या आर्टिफिशियल सीड भी बोल देते हैं। अब ये जो सिंथेटिक सीड्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। किस आधार पर, जेल की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो जेल है वो किसका बना हुआ है ना, उसका नेचर क्या है या प्रकृति क्या है, इस आधार पर सिंथेटिक सीड दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड, है ना, या डेसिकेटेड संश्लिष्ट बीज भी बोल देते हैं इनको। और दूसरा है हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स, या इनको हाइड्रेटेड संश्लिष्ट बीज भी बोल देते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अगर अपने डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड की बात करें या संश्लिष्ट बीजों की बात करें, तो इसमें क्या होता है भाई, जो कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो होता है उसके चारों ओर जो हम लोग जेल की परत चढ़ाते हैं, वो जेल कौन सा होता है भाई, ये होता है पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो पॉलीऑक्सी एथिलीन ग्लाइकोल नाम का जेल जो है वो सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण के चारों ओर परत के रूप में हम लोग इसको चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बने हुए जो बीज हैं वो क्या कहलाते हैं, डेसिकेटेड संश्लिष्ट बीज या डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जो बीज हैं या ऐसे जो सिंथेटिक सीड्स हैं वो कौन सी प्लांट स्पीसीज के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज होते हैं, यानी कि शुष्कता सहिष्णु पादप जातियां होती हैं, है ना, यानी कि जो शुष्कता को या ड्राइनेस को या ड्रॉट को सहन कर सकते हैं,
ऐसी पादप जातियों के अंदर या प्लांट स्पीसीज के अंदर हम लोग इस तरह के सिंथेटिक सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा टाइप है हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स या संश्लिष्ट बीज। तो ये क्या होते हैं? अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो होता है, इसके चारों ओर हम लोग हाइड्रोजेल की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये जो जेल है वो किस तरह का है? हाइड्रो टाइप का है। तो ये हाइड्रोजेल की परत जो है वो सोमैटिक एम्ब्रियो के चारों ओर चढ़ा दी जाती है। इस तरह के जो सीड हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रेटेड संश्लिष्ट बीज कहलाते हैं। अब हाइड्रोजेल के रूप में हम लोग कई तरह के केमिकल्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है सोडियम एल्जीनेट, है ना, दूसरा है पोटेशियम एल्जीनेट, तीसरा है कैराजिनान, उसके बाद है सोडियम पैक्टेट। तो इन चारों में से कोई भी केमिकल जो है वो हाइड्रोजेल के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब मेन चीज़ जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है इसका प्रोसीजर या विधि। तो हम लोग सिंथेटिक सीड को किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं या किस प्रकार से इसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो कैप्सूलीकरण किया जाता है कायिक भ्रूणों का या सोमैटिक एम्ब्रियो का, जो कैप्सुलेशन किया जाता है, एनकैप्सुलेशन किया जाता है सिंथेटिक सीड के प्रोडक्शन में, उसके लिए हम लोग एक विधि का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं ड्रॉपिंग मेथड या ड्रॉपिंग विधि बोल देते हैं। ठीक है, और भी कई सारी मेथड से हम लोग सिंथेटिक सीड बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है? ड्रॉपिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, और इसी मेथड का हम लोग यूज़ जो है वो यहाँ पे करेंगे। ये जो मेथड है ये बहुत अधिक उपयोगी विधि है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। हम लोग करते क्या, अभी एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर हम लोग 2% सोडियम एल्जीनेट का विलयन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। अभी मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने 2% सोडियम एल्जीनेट का विलयन जो है वो डाल लिया है। तो ये हमारा पहला स्टेप रहता है सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन के अंदर। बीकर में 2% सोडियम एल्जीनेट डाल लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इस विलयन में कुछ सोमैटिक एम्ब्रियोज को ऐड करते हैं। अब ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोज या कायिक भ्रूण होते हैं ये कौन सी अवस्था में होने चाहिए? या तो ये ग्लोबुलर अवस्था के अंदर होने चाहिए या फिर ये टॉर्पिडो अवस्था के अंदर होने चाहिए। इन दोनों में से किसी भी अवस्था या किसी भी स्टेज वाला हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डालते हैं विलयन के अंदर। ऐसा करने से होता क्या है, अभी ये जो कायिक भ्रूण है या सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं इनके चारों ओर एक आवरण बन जाता है या एक लेयर बन जाती है। ठीक है, और इस आवरण या लेयर, ये जो आवरण या लेयर बनता है ये किसका होता है? सोडियम एल्जीनेट का होता है ना, क्योंकि हम लोग एम्ब्रियोज या भ्रूणों को किस में डाल रहे हैं? सोडियम एल्जीनेट के विलयन में डाल रहे हैं। तो इन एम्ब्रियोज के चारों ओर सोडियम एल्जीनेट का आवरण बन जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में हमने 2% सोडियम एल्जीनेट का विलयन लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो, ठीक है, या कायिक भ्रूण लेते हैं। ये कायिक भ्रूण या तो ग्लोबुलर अवस्था में होना चाहिए, इस शेप का हो सकता है, या फिर ये टॉर्पिडो अवस्था के अंदर होना चाहिए, ये इस शेप का हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी शेप के जो सोमैटिक एम्ब्रियो है या कायिक भ्रूण है इनको हम लोग सोडियम एल्जीनेट के विलयन में ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करने पर होता क्या है, अभी 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। तो 20 मिनट में होता क्या है, ये जो कायिक भ्रूण है या सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं इनके चारों ओर सोडियम एल्जीनेट का आवरण बन जाता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कायिक भ्रूण या सोमैटिक एम्ब्रियो है और इसके चारों ओर सोडियम एल्जीनेट का विलयन जो है वो एक परत के रूप में चढ़ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी ड्रॉपिंग पिपेट का उपयोग करते हैं। इसीलिए इस विधि का नाम ड्रॉपिंग मेथड है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पिपेट लेते हैं, ड्रॉपिंग पिपेट भी बोल देते हैं उसको। ड्रॉपिंग पिपेट के द्वारा हम लोग एक एक करके कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के विलयन में गिराते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो ये वाले जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं या कायिक भ्रूण हैं जिनके ऊपर सोडियम एल्जीनेट की परत चढ़ी हुई है ना, इनको हम लोग ड्रॉपिंग पिपेट की सहायता से उठा लेते हैं। किस में से उठाएंगे? इस बीकर में से उठाएंगे, इसके अंदर पिपेट डाल के और इन एम्ब्रियोज को उठा लेंगे, है ना। जब हम
पिपेट को भर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सोमैटिक एम्ब्रियोज या कायिक भ्रूण आ जाएंगे जिनके ऊपर सोडियम एल्जिनेट की परत चढ़ी होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एक एक करके ड्रॉप करना है या गिराना है। किसके अंदर? एक विलेन के अंदर। तो ये विलेन या तो कैल्शियम क्लोराइड का हो सकता है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का हो सकता है। ठीक है, और गिराने के बाद हम लोग 30 मिनट के लिए या 30 मिनट्स के लिए इसको इस विलेन के अंदर छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं अभी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक ड्रॉपिंग पिपेट है और इस ड्रॉपिंग पिपेट के अंदर हमने हमारे अंदर बहुत सारे इसके अंदर सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं या कायिक भ्रूण हैं, और नीचे बीकर के अंदर हमने एक विलेन लिया हुआ है। या तो ये कैल्शियम क्लोराइड का हो सकता है या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का विलेन हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी इन सोमैटिक एम्ब्रियोज को इस ड्रॉपिंग पिपेट की सहायता से एक एक करके ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, एक एक बूंद करके हम लोग इनको गिराते जाते हैं। किसके अंदर? इस कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के विलेन के अंदर। ठीक है, तो सारे के सारे जो सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं उनको एक एक करके हम लोग गिरा देते हैं कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के विलेन में, और फिर 30 मिनट के लिए यानी आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट में होता क्या है? 30 मिनट के इस समय के अंदर या 30 मिनट का ये जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है, जो सोडियम आयन होते हैं, ठीक है, उनको कैल्शियम आयनों के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है ना। सोडियम आयनों को कैल्शियम आयनों के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सोडियम एल्जिनेट का आवरण था भ्रूण के चारों ओर या एम्ब्रियो के चारों ओर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम एल्जिनेट के आवरण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक जो सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण होता है उसके चारों ओर कैल्शियम एल्जिनेट का आवरण बन जाता है ना। कैल्शियम एल्जिनेट का कवर जो है या लेयर जो है वो बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार होता क्या है, अभी पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मनके बन जाते हैं, है ना। और इनका साइज क्या होता है, अभी 4 से 6 mm होता है ना, मिलीमीटर, 4 से 6 मिलीमीटर इनका साइज हो सकता है। और इनके अंदर क्या होता है? सोमैटिक एम्ब्रियो या कायिक भ्रूण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी हुई संरचना या स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? संश्लिष्ट बीज या सिंथेटिक सीड बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो भी संश्लिष्ट बीज या सिंथेटिक सीड है, और इसमें कायिक भ्रूण सोमैटिक एम्ब्रियो के चारों ओर कैल्शियम एल्जिनेट का आवरण बन चुका है। ठीक है, इनका साइज क्या है? 4 से 6 मिलीमीटर। तो ये है सिंथेटिक बीज या संश्लिष्ट बीज। अब हम क्या करते हैं, अभी ये जो विलेन होता है या सॉल्यूशन होता है, कौन सा विलेन? ये वाला विलेन। ठीक है, इस विलेन को 30 मिनट के पश्चात हम लोग क्या करते हैं? नायलॉन की छलनी से छानते हैं, है ना। नायलॉन की हम लोग क्या लेंगे? एक छलनी लेंगे, सीव लेंगे, और उससे इसको फिल्टर कर लेंगे या छान लेंगे। छानने से होगा क्या, अभी जो सिंथेटिक सीड्स होंगे या संश्लिष्ट बीज होंगे उनका सेपरेशन हो जाएगा या पृथक्करण हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो भी, इस बीकर के अंदर विलेन है जिसके अंदर सिंथेटिक सीड या संश्लिष्ट बीज बन चुके हैं, और नीचे एक बीकर है जिसमें हमें छनित को अलग करना है, और ये नायलॉन की सीव या छलनी है जिसकी सहायता से हम लोग इस सॉल्यूशन को या इस विलेन को छान लेते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो सिंथेटिक सीड्स होंगे वो इस नायलॉन की छलनी के ऊपर रह जाएंगे, और बाकी जो विलेन होगा, लिक्विड होगा या द्रव होगा, वो आगे बीकर के अंदर छनित के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिंथेटिक सीड्स हैं या संश्लिष्ट बीज हैं, यही हमारे काम के होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी ये जो बीज हमने नायलॉन की छलनी से छाने हैं, अब इन सीड्स को या बीजों को 10 मिनट के लिए हम लोग वी आयनीकृत जल में खंगालते हैं। डी आयोनाइज्ड वाटर बोल देते हैं इसको। तो डी आयोनाइज्ड वाटर के अंदर या वी आयनीकृत जल के अंदर हम लोग 10 मिनट के लिए इन सिंथेटिक सीड्स को डालकर और फिर इस बीकर को हिलाते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए हमें ऐसा करना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सीड्स होते हैं उनको 20 मिनट के लिए, हमें 20 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेविंग करनी है। तो ऑटोक्लेव के अंदर रखकर, और कितना ताप रखना है अभी? 121 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम लोग ऑटोक्लेविंग करते हैं। ठीक है, 20 मिनट के लिए ये करना है, और फिर हम इसका स्टोरेशन करते हैं या भंडारण करते हैं। और स्टोरेज जो है वो किस में किया जाता है? अंधेरे में किया जाता है।
ठीक है, डार्कनेस के अंदर रखते हैं हमको। तापमान कितना होना चाहिए, 25 ± 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और कितने टाइम के लिए स्टोरेज करके रख सकते हैं, 3 से 4 सप्ताहों के लिए, यानी 3 to 4 वीक्स के लिए हम लोग इनको स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो सिंथेटिक सीड है या संश्लिष्ट बीज है उसका निर्माण कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे महत्व या इम्पोर्टेंस। जो संश्लिष्ट बीज हैं उनका महत्व क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि पौधों के अंदर जो बीजों का निर्माण है वो लैंगिक जनन की जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में, है ना, जनन अवस्था के अंत में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है उसके बिल्कुल एंड में हमें फ्रूट से यानी फलों से जो बीज है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक पादप जो है वो जनन अवस्था तक पहुंचने के लिए, तो एक प्लांट या पादप जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचने के लिए यानी जनन अवस्था तक पहुंचने के लिए कम या अधिक समय ले सकता है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बहुवर्षीय पौधा है, पेरिनियल प्लांट है, तो उसको जनन अवस्था तक पहुंचने में यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लग जाएगा। लेकिन अगर कोई पौधा एनुअल है, एक वर्षीय है, तो वो कुछ महीनों के अंदर ही जनन अवस्था तक या रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसलिए पौधे से बीज प्राप्त करने के लिए हमें जनन अवस्था के अंत तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यानी कि हमें पौधे, कोई भी क्रॉप है, हम लोग उसको ग्रो करवाते हैं फील्ड के अंदर। उसके बाद हमें उस क्रॉप के मैचुरेशन तक यानी उसके परिपक्वता अवस्था तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद या लैंगिक जनन के बाद बीजों का निर्माण कर सके। और बीज जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तभी उन्हें हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जो कृत्रिम बीज हैं यानी कि जो सिंथेटिक सीड्स होते हैं वो हम लोग केवल 1 महीने के अंदर ही यानी कि 1 मंथ के अंदर ही हमें उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। तो 1 महीने में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है या महत्व है। इस प्रकार हमें लंबे समय तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। हमें 1 मंथ के अंदर ही सिंथेटिक सीड मिल जाते हैं। जबकि अगर हम नेचुरल सीड लेना चाहते हैं, प्राकृतिक बीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कई महीनों या कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी पादप जाति या प्लांट स्पीसीज है। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंस है अभी। इसके अलावा जो पौधे हैं या प्लांट्स हैं वो फ्लावर व सीड का जो प्रोडक्शन है वो एक विशेष मौसम में ही करते हैं, है ना। पौधों के अंदर जो पुष्प और बीज का उत्पादन है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही होता है, एक विशेष मौसम में ही होता है। ठीक है, जबकि अगर हम कृत्रिम बीज बनाना चाहते हैं या सिंथेटिक सीड बनाना चाहते हैं तो ये समय व मौसम पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी भी समय और किसी भी मौसम में हम लोग सिंथेटिक सीड या कृत्रिम बीज का निर्माण कर सकते हैं। तो वर्ष के किसी भी समय, है ना, किसी भी टाइम और किसी भी मौसम में, किसी भी सीजन के अंदर हम लोग किसी भी प्लांट से कोई भी पौधा लेकर उससे सिंथेटिक सीड या कृत्रिम बीज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है अभी सिंथेटिक सीड का। इसके अलावा कुछ पौधों के बीजों में लंबी प्रसुप्तावस्था पाए जाने के कारण इन पर कार्य देरी से हुआ है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं अभी जिनके बीजों के अंदर या जिनके सीड्स के अंदर लॉन्ग सीड डोरमेंसी पाई जाती है, यानी लंबे समय तक वो डोरमेंट रहते हैं। जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे, उगेंगे नहीं, तब तक उन प्लांट्स के ऊपर जो वर्क है या कार्य है वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो वर्क है वो देरी से होगा, है ना, लेट हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं अभी, कृत्रिम बीज बनाते हैं या सिंथेटिक सीड बनाते हैं। तो सिंथेटिक सीड बनाकर इस लंबी अवधि को कम किया जा सकता है। ये जो लॉन्ग टाइम है सीड डॉर्मेंसी का, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। और कृत्रिम बीजों के उपयोग से यानी सिंथेटिक सीड का यूज़ करके हम लोग एक प्लांट के लाइफ साइकिल को या पौधे के जीवन चक्र को छोटा कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है इसका। इसके अलावा
कायिक भ्रूण जनन यानी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो हम लोग लगभग सभी पौधों के अंदर या सभी प्लांट्स के अंदर करवा सकते हैं। तो ये करवाना संभव है। इसलिए जो कृत्रिम बीज का निर्माण है या सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन है वो सभी फसली पौधों में यानी कि सभी क्रॉप प्लांट्स के अंदर सक्सेसफुली किया जा सकता है या सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कुछ उदाहरण या एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, जैसे कैरेट या गाजर के अंदर हम लोग कर सकते हैं, मक्का के अंदर, मेज़ के अंदर, कपास या कॉटन के अंदर हम लोग सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या कायिक भ्रूणजनन करके और फिर सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा कृत्रिम बीजों का जो उपयोग है वो हम लोग बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। जो सिंथेटिक सीड्स का यूज़ हम लोग लार्ज स्केल पर कर सकते हैं। किसके लिए? एकल संवर्धन उत्पन्न करने में। अगर हम सिंगल कल्चर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा मिश्रित जीन प्रारूप पादप लगाने के लिए, है ना, जो मिक्स्ड जीनोटाइप प्लांट्स होते हैं उनको भी डेवलप करने के लिए हम लोग सिंथेटिक सीड का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज रहता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन होता है या कृत्रिम बीज का जो उत्पादन होता है वो अर्धसूत्री रूप से यानी म्यूटिकली हम लोग कह सकते हैं अस्थायी व विशिष्ट जीन प्रारूपों को सुरक्षा प्रदान करता है ना। म्यूटिकली जो सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन है जो अस्थायी जीन प्रारूप होते हैं यानी कि अनस्टेबल जो जीनोटाइप्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक जीनोटाइप्स होते हैं उनको भी क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, जो सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन है। इसके अलावा जो सिंथेटिक सीड हैं उनमें लाभकारी एडजुवेंट्स को बनाए रखने तथा प्रदान करने की क्षमता होती है ना। बहुत सारे एडजुवेंट्स क्या होते हैं? भी एडजुवेंट्स होते हैं सहायक कारक, है ना। लाभकारी का मतलब ये है कि इनके बेनिफिट्स होते हैं। तो लाभकारी जो सहायक कारक हैं या एडजुवेंट्स हैं उनको कृत्रिम बीज के अंदर हम लोग बनाकर रख सकते हैं और कृत्रिम बीज से फिर इनका प्रोडक्शन या उत्पादन भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं अभी ये एडजुवेंट्स? जैसे वृद्धि प्रेरित राइजोबैक्टीरिया, तो राइजोबैक्टीरिया को भी हम लोग कृत्रिम सीड के अंदर या कृत्रिम बीज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा पादप पोषक यानी प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, वृद्धि नियंत्रक एजेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो एजेंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए उनको भी। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स। तो इन चारों टाइप के जो एडजुवेंट्स हैं इनको हम लोग सिंथेटिक सीड्स के अंदर बनाकर रख सकते हैं और इनसे फिर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं कृत्रिम बीज से या सिंथेटिक सीड से इनका। ठीक है, इसके अलावा कृत्रिम बीज जो है वो बीजचोल के निर्माण में भ्रूणपोष के योगदान के अध्ययन में सहायता करता है। जो सीड कॉट होता है या बीज चोल होता है ना, नेचुरल सीड या प्राकृतिक बीज की बात कर रहा हूँ उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है भी जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है उसका योगदान होता है। तो क्या योगदान होता है? उसका जो अध्ययन है वो हम लोग सिंथेटिक सीड या कृत्रिम बीज की सहायता से उसका अध्ययन जो है या स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।